डिजिटल ज्योत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील। स्वतंत्रता सेनानियों को डिजिटल ज्योत पर श्रद्धांजलि देने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को एक विशेष श्रद्धांजलि डिजिटल ज्योत प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और आपको स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आभार का हार्दिक संदेश साझा करने में सक्षम बनाता है। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में एक स्काई बीम लाइट लगाई गई है। प्रत्येक श्रद्धांजलि डिजिटल ज्योत की रोशनी को और तेज करेगी और इस विशिष्ट प्रयास में भाग लें और आजादी का अमृत महोत्सव को मजबूत करें। लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने मन की बात का एक अंश भी साझा किया। इसमें लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद के बारे में चर्चा की थी। मुंबई यात्रा के दौरान लोकमान्य सेवा संघ से जुड़ी तस्वीरें साझा की। पीएम मोदी ने कहा, मैं मां भारती के दोनों महान सपूतों को नमन करता हूं। लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। ये दोनों महान व्यक्तित्व साहस और देशभक्ति के प्रतीक हैं। कुछ साल पहले मन की बात में मैंने उनके बारे में जो कुछ कहा था उसे साझा कर रहा हूं। लोकमान्य तिलक की स्थायी विरासतों में से एक बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव का आयोजन है, जिसने लोगों के बीच सांस्कृतिक चेतना की भावना को प्रज्वलित किया। मुंबई यात्रा के दौरान मैं लोकमान्य सेवा संघ गया था, जिसका लोकमान्य तिलक के साथ घनिष्ठ संबंध है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की साफ गोई। स्मृति ईरानी ने बेटी पर कांग्रेस के आरोपों को झूठ बताया। कहा, मेरी बेटी केवल 18 साल की है, वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। कांग्रेस ने बेटी के चरित्र हनन और मेरी छवि खराब करने के लिए ये आरोप लगाए हैं। मैं कांग्रेस से कोर्ट में जवाब मांगूंगी। मेरा कसूर केवल इतना है कि मैंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया। कांग्रेस मुख्यालय में 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उसका दोष है कि उसकी मां 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ी। सोनिया गांधी राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट पर प्रेस वार्ता की। एक कांग्रेस प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि वो यानी कि मेरी बेटी एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं कि मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, वो कोई बार नहीं चलाती है। कांग्रेस ने स्मृति की बेटी पर गोवा में अवैध लाइसेंस पर बार और रेस्टोरेंट संचालन का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर का अरविंद केजरीवाल पर शायराना तंज। अनुराग ठाकुर ने कहा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों में गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। केजरीवाल जी ने खुद से खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना बंद करिए और बताइए शराब माफिया से आम आदमी पार्टी नेताओं की क्या साठगांठ है। आम आदमी पार्टी पर भी अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा और कहा, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, लेकिन एक के बाद एक विभागों में घोटाले हो रहे हैं। केजरीवाल के नाक तले उनके लोग मिलकर घोटाला कर रहे हैं। केजरीवाल को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है और उनके भ्रष्ट मंत्रियों को भी तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल पर अपने भ्रष्ट मंत्रियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी का शिवपाल यादव ओपी राजभर को खुला पत्र। अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने दी प्रतिक्रिया और कहा, आज उन्होंने यानी कि समाजवादी पार्टी तलाक दिया है, हमने कबूल कर लिया है और अब हमारी प्राथमिकता में बहुजन समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के साथ में अति पिछड़ा, अति दलित, वंचित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए गया था। पहले चरण के चुनाव में मैंने कहा कि अति पिछड़ों को टिकट दें, लेकिन उन्हें हमारी बात नहीं समझ आई। उनको बुरा लगा कि ये हमारे सुर में सुर मिलाकर बात करे, लेकिन मैंने किसी के सुर में सुर मिलाकर बोलने के लिए पार्टी नहीं बनाई है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह का विवादित बयान, पीएफआई और आरएसएस दोनों एक जैसे उन्मादी संगठन।
पीएफआई आतंकी देश विरोधी संगठन कैसे? आरएसएस से डरकर एक कौम ने संगठन बनाया। पाकिस्तान के ज्यादातर एजेंट हिंदू। अपने बयान पर कायम हूं, अपने बयान पर माफी क्यों मांगूं? कर्नाटक की राजनीति में बड़ी हलचल। येदियुरप्पा ने दिए चुनावी राजनीति छोड़ने के संकेत। कर्नाटक की चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के उन्होंने संकेत दिए। उनके पुत्र बीवाई विजेंद्र उनकी जगह लड़ेंगे। शिकारपुर से चुनाव और शिकारपुर से 8 बार विधायक रह चुके हैं बीएस येदियुरप्पा। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का दीदी पर कसता शिकंजा। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार। ईडी का पार्थ चटर्जी को 2 दिन की कस्टडी मिली और पार्थ को सोमवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया। अर्पिता के घर से अब तक 21 करोड़ 20 लाख कैश बरामद हुआ। ईडी जांच के दायरे में मोनालिसा दास के नाम पर 10 फ्लैट हैं। भारतीय मूल की हुमेरा गरासिया ने इतिहास रचा। लंदन बरो ऑफ हैकनी में बनी सबसे कम उम्र की स्पीकर। वहीं भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम की रेस में आगे। हुमेरा गरासिया ने कहा, मैं वर्ष 2018 में 21 साल की उम्र में हैकनी की पार्षद बनी और मैंने अपना 4 साल का कार्यकाल भी पूरा किया था। उस समय भी मैं पार्षद निर्वाचित होने वाले भारतीय मूल की सबसे कम उम्र की नेता थी। इसके बाद मई 2022 में मुझे फिर से पार्षद के रूप में चुना गया। हुमेरा गरासिया का परिवार मूल रूप से गुजरात वलसाड से है और गरासिया भी खुद को भारतीय मूल की एक गुजराती मानती हैं। हुमेरा गरासिया का परिवार हर साल वलसाड आता और गरासिया ने लंदन विश्वविद्यालय पॉलिटिक्स में बीए किया। उनके पिता वलसाड से हैं और उनकी माता भरूच से। केवल 15 साल की उम्र में ही वो सक्रिय राजनीति में आई। दुनिया को महंगाई से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। दुनिया को भुखमरी से बचाने के लिए रूस यूक्रेन के बीच एक अहम डील। काला सागर बंदरगाह से अनाज निर्यात को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर। इस्तांबुल के डोलमा बाहस पैलेस में एर्दोगान और गुटेरेस की उपस्थिति में यह समझौता हुआ। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन मौजूद रहे। एर्दोगन ने कहा कि इस डील से वैश्विक खाद्य संकट को कम करने में मदद मिलेगी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और यूक्रेन के बुनियादी ढांचा मंत्री ओलेक्संद्र कुर्बाकोव ने हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, यह समझौता 120 दिनों के लिए है और ऑटोमेटिक तरीके से रिन्यू होता रहेगा। समझौते के तहत तुर्की, यूक्रेन और यूएन के कर्मचारियों का ग्रुप निगरानी करेगा। जहाज में अनाज की लोडिंग की निगरानी ये ग्रुप करेगा। रूस की शंका का समाधान करने के लिए तुर्की इन जहाजों की जांच भी करेगा और इस समझौते से भारत को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यूक्रेन से गेहूं निर्यात नहीं होने पर भारत से गेहूं दूसरे देशों को भेजा जा रहा था और इस डील से भारत में आटा और उससे बनी चीजें सस्ती हो सकती हैं। एलपीजी सब्सिडी बंद कर सरकार ने बचाए 11,654 करोड़। 2021-22 में सरकार ने दी सिर्फ 242 करोड़ की सब्सिडी। एक साल पहले ये रकम 11,896 करोड़ थी। रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को सरकार खत्म कर रही। सब्सिडी बंद कर सरकार ने अपने खजाने में करोड़ों रुपए जमा किए। 2020-21 में केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के रूप में 11,896 करोड़ रुपए खर्च किए थे और वहीं 2021-22 में ये खर्च घटकर महज 242 करोड़ रुपए रह गया। इस तरह सब्सिडी को खत्म कर सरकार ने सिर्फ एक वित्त वर्ष में ही 11,654 करोड़ रुपए बचाए। मेमोइर्स ऑफ कोविड वॉरियर्स इन ऑलिव ग्रीन का विमोचन। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पुस्तक का विमोचन किया। किताब में कोरोना काल के दौरान मिलिट्री डॉक्टर्स और नर्सों के अनुभवों को 32 कहानियों और कविताओं के रूप में शामिल किया गया है।
द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद ओडिशा में क्रेडिट पॉलिटिक्स, बीजू जनता दल यानी कि बीजेपी और भाजपा में श्रेय लेने की होड़ है। ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने समर्थन दिया। ओडिशा की राजनीति में भाजपा और बीजेपी आपस में प्रतिद्वंदी हैं। बीजेपी सांसद पिनाकी मिश्रा का सोशल मीडिया पर संदेश, भाइयों से बहन की राखी की लाज रखने की अपील थी। ओडिशा में हिट हो रहा है बीजेपी सांसद की तरफ से जारी संदेश। वहीं भाजपा की भी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का श्रेय लेने की तैयारी है। नहीं रहे भाभी जी घर पर हैं के फेम मलखान यानी कि दीपेश भान। 41 साल की उम्र में आज दीपेश भान का निधन हो गया। क्रिकेट खेलते वक्त गिरे थे दीपेश और गिरते ही दीपेश के नाक से खून बहा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। भाभी जी घर पर हैं शो में मलखान सिंह का वो किरदार निभा रहे थे। लंबे समय से शो से जुड़े हुए थे। कॉमेडी का किंग कौन, कॉमेडी क्लब, भूतवाला, मैं आई कम इन मैडम, FIR, चैम्प और सुन यार चिलमार जैसे शो में उन्होंने काम किया था। 2007 में आई फिल्म फालतू ऊट पटांग चटपटी कहानी, इसमें भी वो काम कर चुके हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI का बड़ा खुलासा, हुवावे कंपनी के संचार उपकरण कर सकते हैं अमेरिका के परमाणु बम को बेकार। ये उपकरण परमाणु बम के इस्तेमाल के लिए भेजे जाने वाले संदेश को प्रभावित कर सकते हैं। ये उपकरण रक्षा मंत्रालय के अत्यंत प्रतिबंधित गोपनीय संदेशों को भी पकड़ सकते हैं। इसमें परमाणु बम की देखरेख करने वाले सामरिक कमांड के संदेश भी शामिल हैं। और CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों के पास लगे सेल टावरों पर हुवावे के उपकरण। मीडिया चला रहा कंगारू कोर्ट, लोकतंत्र को धकेल रहा पीछे। रांची में CJI NV रमन की मीडिया को नसीहत, कहा कि कई अहम फैसले लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं कि मीडिया कंगारू कोर्ट चला रही है। अनुभवी न्यायाधीशों को भी कई मुद्दों पर फैसला करना मुश्किल हो जाता है। न्यायिक मुद्दों पर गलत जानकारी देना और एजेंडा चलाना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मीडिया द्वारा प्रचारित किए जा रहे पक्षपातपूर्ण विचार लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे। अपनी जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर आप हमारे लोकतंत्र को 2 कदम पीछे धकेल रहे हैं। प्रिंट मीडिया में कुछ हद तक जवाबदेही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं है। न्यायपालिका को मजबूत करने और अपने न्यायाधीशों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इन दिनों न्यायाधीशों पर शारीरिक हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है। जनप्रतिनिधियों को अक्सर सेवानिवृत्ति के बाद भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। विडंबना ये है कि न्यायाधीशों को समान सुरक्षा नहीं दी जाती। उन्हें कई फैसले लेने के बाद उसी समाज में रहना है जहां उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पक्षपातपूर्ण खबरों, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप को लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताया। छत्तीसगढ़ में गुटबाजी से बढ़ेगी कांग्रेस की परेशानी। पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिली थी 90 में से 68 सीटें। ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री बनाने की राहुल गांधी की रही मंशा। त्रिभुवनेश्वर शरण यानी कि TS सिंहदेव को बड़ी भूमिका की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बना दिया। बाद में 2.5 साल TS सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने के संकेत थे, लेकिन 2.5 साल पूरा होने के बाद बघेल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं और अभी भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अब ऐसे में TS सिंहदेव ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन। सरगुजा राजघराने के सदस्य हैं TS सिंहदेव और
केरल गोल्ड स्मगलिंग प्रकरण में गंभीर आरोप। मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने एनआईए पर गंभीर आरोप लगाए। एनआईए के अधिकारियों पर सबूतों को डिलीट करने के आरोप लगाए। कहा, एनआईए अधिकारियों ने उन सबूतों से छेड़छाड़ की जो मेरे पास थे और अब उसे डिलीट कर दिया गया है। केटी जलील इस मामले में किसी भी हद तक गिर सकते। मैं उस दौरान काउंसिल जनरल के पीए के रूप में काम नहीं कर रही थी। तब मैं केरल सरकार के तहत स्पेस पार्क प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही थी। यहाँ इस पर काम करने के लिए सीएम और शिव शंकर जैसे लोगों द्वारा मुझे भेजा गया था। 6 साल से अधूरा पड़ा सरकार का स्विमिंग पूल। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के अंतर्राष्ट्रीय पूल का ये मामला है। 2016 में पूल को नए सिरे से बनाने के लिए तोड़ा और तोड़ने के बाद अब 2 साल तक काम शुरू नहीं हुआ पुल का। अब 4 साल से कछुए की गति से ये काम चल रहा है। 6 साल में सरकार के बड़े से बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल का काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। बार बार काम करने के लिए ठेकेदार बदले जा रहे। वहीं खेल परिषद के इंजीनियर पूरी तरह से बेपरवाह हैं। अधिकारियों को भी पूल की सुध नहीं लेने की परवाह। तो ऐसे में दूसरे राज्यों में अभ्यास के लिए जाना पड़ता है तैराकों को। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तीसरे चरण में बड़ी सफलता। पट्टे बांटने के लिहाज से तीसरा चरण सबसे आगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान का तीसरा चरण आगे। तीसरे चरण में रोजाना 2 गुने से अधिक पट्टे जारी हो रहे। तीसरे चरण में रोजाना 2935 पट्टे निकाय जारी कर रहा है, जबकि पहले चरण में प्रतिदिन 1288 पट्टे बांटे गए थे। दूसरे चरण में प्रतिदिन महज 1123 पट्टे ही बांटे गए थे। पहला चरण 2-10-21 यानी कि 2 अक्टूबर 2021 से 30/4/2022 यानी कि 30 अप्रैल 2022 तक। तो दूसरा चरण 1 मई 2022 से 14 जुलाई 2022 तक और तीसरा चरण 15 जुलाई से शुरू किया गया। अब तक अभियान में कुल 3,79,046 पट्टे बांटे गए।